Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों मल्टीबैगर के बारे में आपने सुना होगा। ये टर्म आपने शेयर बाजार में अगर आप हैं या नए आए हैं तो आपने सुना होगा कि मल्टीबैगर मतलब क्या होता है। मल्टीबैगर वो होता है कि आप छोटे वैल्यू में, एकदम छोटे से प्राइस में किसी चीज़ में घुसें और बहुत 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 सारा पैसा कमा के निकलें। तो शेयर बाजार में हम सबको तो मल्टीबैगर ही पकड़ना है ना, बिकॉज बड़ा पैसा तो मल्टीबैगर से बनता है। HDFC बैंक, रिलायंस, ये सब लेके पैसा हम लोग बना लेंगे, बट उतना ही बनाएंगे जितना GDP प्लस इन्फ्लेशन प्लस थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम, इतना ही बनेगा। लेकिन मल्टीबैगर में पोटेंशियल होता है कि 2x, 3x, 4x, 5x रिटर्न बन सकता है। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज एकदम भर भर के आपको नॉलेज मिलने वाला है कि मल्टीबैगर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज, रेलेवेंट डिस्कशन, रेलेवेंट पर्सन के साथ में जिसने मल्टीबैगर्स आइडेंटिफाई किए हैं और आपको वो सिखाना चाह रहे हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये वीडियो में हम उनके बारे में जानेंगे, उनसे इंट्रोड्यूस होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो जो फ्राइडे 5 बजे रिलीज़ होता है उसमें प्रेजेंटेशन से सीधा चालू कर लेंगे कि कैसे क्या वो आइडेंटिफाई करते हैं मल्टीबैगर। तो वेलकम करते हैं सूरत से मिस्टर प्रतीक को। हेलो। हेलो विवेक जी, कैसे? बस बढ़िया। लवली, थैंक यू सो मच। कैलकाटा का माहौल अभी थोड़ा सा अजब गजब सा हो रखा है, बट यू प्रेफर टू कम डाउन टू कैलकाटा इवन दो इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी माहौल राइट नाउ। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आप जितने एक्साइटेड हो शायद उससे 2 गुना ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ आपसे सीखने के लिए। अरे अमेजिंग। होपफुली ये कॉन्वर्सेशन हम जितना लंबा खींच सके हम कोशिश करेंगे इसको। एब्सोल्युटली। हाँ, वो ये बात लास्ट में अच्छी बोलती कि टाइम का एकदम मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, तो आप जितना दे सकते हैं देते रहिएगा। बिकॉज आई एम ए वेरी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर, मुझसे छोटे छोटे कंटेंट होते नहीं है। तो प्रतीक भाई, ये वीडियो में आपके बारे में जानेंगे, योर जर्नी स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज डेज। अब कैसे थे कॉलेज के अंदर में, आपने क्या सोचा, कॉलेज में आपने क्या किया, फिर शेयर बाजार का कीड़ा कब लगा और अभी क्या कर रहे हैं? ज़रूर। तो शेयर बाज़ार की अगर मैं बात करूँ तो मेरे फैमिली में दादाजी एंड पापा जो हैं वो पैसिव इन्वेस्टर्स रहे हैं। ओह वाओ। और पिछले 30-35 सालों से वो मतलब मार्केट्स में हैं, 90s के ज़माने से मतलब। तो मैं प्रोबेबली शायद 5 या 6 साल का होगा तब से मुझे स्टॉक मार्केट का कीड़ा लग गया था। माय गॉड। क्योंकि लिए पापा रात में 9 बजे उस दिन DD पे न्यूज़ आया करती थी, 9 से 9:30 की कुछ होती थी। हाँ यस। तो 9:15 बजे एक सेगमेंट आता था स्टॉक मार्केट का। बिकॉज उन दिनों क्या इतने बिजनेस चैनल्स वगैरह थे नहीं, न्यूज़पेपर में ही आपको पता चलते थे या फिर टीवी में छोटा सा 5-10 मिनट का जो सेक्शन आता था। तो पापा जब देखते थे वो तो काफ़ी सारे नंबर्स फ्लैश होते थे, तो मुझे कुछ समझ में आता था नहीं। तो मैंने एक दिन पापा से पूछा कि पापा ये है क्या चीज़। तो उन्होंने बोला कि बस आप एक बात समझ लो प्रतीक, कि अगर स्क्रीन पे ग्रीन कलर दिखे मतलब अच्छा, और अगर स्क्रीन पे रेड कलर दिखे मतलब बुरा। अच्छा। वो बात उस साल में, मैं मुश्किल से 4-5 साल का कुछ होगा, वो मेरे दिमाग में बैठ गई। वाह। और उसके बाद से हर रोज 9:15 बजे का जो सेक्शन होता था मैं टीवी के सामने आ जाता था DD न्यूज़ पे, सिर्फ ये चेक करने कि आज का कलर क्या है, आज ग्रीन कलर था या रेड कलर था। लवली। ये सुनकर मैं अपने काम पे लग जाता था। तो समझ में कुछ आता था नहीं, इट वॉज जस्ट कि अच्छा लगता था, ग्रीन कलर में देखता था। तो और उससे आप पापा का मूड भी गेज कर लेते थे कि ग्रीन है मतलब आज खुश है, ये रेड है मतलब आज दुखी होंगे, दूर रहो जरा उनसे आज। लकीली वैसा कुछ था नहीं, पापा काफ़ी कूल बंदे हैं और काफ़ी चिल्ड आउट, एंड बस ये पैसिव इन्वेस्टमेंट था, मतलब फुल टाइम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में नहीं थे। तो इट वाज मोर लाइक कि भाई ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो फ़र्क नहीं पड़ता डेली अप डाउन में। तो वो जो माहौल था घर में वो था बचपन से ही। तो कॉलेज डेज में आते आते भी मैं इकोनॉमिक्स ज़्यादा मुझे समझ में आता था नहीं, क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड का इंसान हूँ। अच्छा। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और उसके बाद में मैंने MBA किया था। यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जनरली ट्रेडर बनते हैं, आप इन्वेस्टर बन गए। मैंने ट्रेडिंग भी की है शुरू में। अच्छा? लेकिन सब रेड था। अच्छा, तो मैंने सोचा कि nice. दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। नाइस। एंड आई मूव्ड आउट ऑफ ट्रेडिंग। तो MBA आपने फाइनेंस में किया? जी नहीं, MBA भी मैंने मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस में किया है। वाह। एंड मुझे फाइनेंस का F नहीं आता था। ओके। तो जो कुछ भी सीखा है थोड़ा बहुत वो मार्केट से ही सीखा है, अभी भी सीख रहा हूँ। एंड जर्नी बेसिकली यही रही है। और मैंने फॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आई थिंक 12-13 साल पहले शुरू की होगा। 2011-12 की बात अभी है। ओके।
तो तब से मेरे स्टॉक मार्केट में जर्नी शुरू हुई है फॉर्मल बेसिस पे। बाकी ट्रैक तो मैं काफ़ी टाइम से करता था, समझ में आए ना आए वो कलर ज़रूर देखता था मैं कि ग्रीन है कि रेड है। लवली। तो आपने शायद स्टॉक मार्केट में वो जोक सुना होगा सोशल मीडिया पे कि अगर हम कुछ चीज़ बाय करते हैं तो वो गिरना शुरू हो जाता है उसका प्राइस, और जब हम सेल करते हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो विवेक जी मेरे साथ तो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो इस केस में भी। ओके। मैं जो चीज़ बाय करता था शुरू शुरू में, उस चीज़ के दाम जो थे वो सिर्फ गिरते नहीं थे, वो कंपनियां ही बंद हो जाती थी। जैसे कि मैंने इन्वेस्ट किया था किंगफिशर में, बंद हो गई। मैंने इन्वेस्ट किया था जेट एयरवेज में, ऑलमोस्ट बंद। मैंने इन्वेस्ट किया था येस बैंक में, जो 2012-13 में शायद कुछ 250, 300, 400 रुपये कुछ ट्रेड कर रही थी। आज अगर आप देखो तो वो 25-30 रुपये के आसपास घूम रहा है। तो आप टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर थे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बोलो तो मैंने वो हर एक मिस्टेक की है जो रिटेल इन्वेस्टर्स आज भी करता आ रहा है। वो सारी मिस्टेक्स मैंने की है। बट विवेक जी एक बात थी कि मुझे इतना आइडिया था कि अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो उसके दो ही तरीके हैं। या तो आप बिजनेस कर लो, या आप बिजनेस के ओनर बन जाओ थ्रू इक्विटी। तो ये जो मेरी सोच थी ये मुझे काफ़ी हेल्प की और एक उम्मीद लगाए रखी कि भले ही मैं आज लॉस कर रहा हूँ, बट अगर यही डिसीजन मेरा बाय की जगह सेल होता, सेल की जगह बाय होता, तो रिजल्ट कुछ और होता। वाह, क्या जबरदस्त सोच है। शायद वो होप से मुझे एक प्रेरणा मिली। और मेरा वैसा ही था कि मैं MBA पास आउट होकर कैंपस प्लेसमेंट हुआ। मैंने जब कंसल्टिंग शुरू किया था मैंने कैपजेमिनी से। ओह, तुम कंसल्टेंट बन गए आप कैपजेमिनी में? जी, वेरी नाइस। तो मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ बेसिकली। वाह। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि 1 तारीख को सैलरी आ गई थी, जो भी खर्चे थे वो साइड में किए, बाकी सारा पैसा मैं मार्केट में लगाता था। ओके। तो भले ही लॉस हो कुछ भी हो, मेरा वो फिक्स था कि भाई 1 तारीख को सैलरी आई और उसको मार्केट में जितना हो सके इन्वेस्ट करता हूँ। तो वहाँ से जो जर्नी थी वो फॉर्मली शुरू हुई। एंड जब आज लोग अगर बोलते हैं कि प्रतीक मल्टी बैगर्स तो ढूंढ लिए, बट ये तो बुल मार्केट का इफेक्ट है, तो थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो शायद ये नहीं देखे मेरी जर्नी कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या सीखा हूँ, कितना सीखा हूँ। क्योंकि बुल मार्केट में पैसा सबने बनाया है। किसी ने 30% तो किसी ने 300%। फ़र्क यहाँ पर है, जो लोग शायद उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं या जो भी हो, ये फ़र्क है कि भाई बुल मार्केट में अगर स्ट्रैटेजी हम सही लगाएं तो अच्छा खासा वेल्थ हम क्रिएट कर सकते हैं मार्केट से। प्लस अगर आप में अगर सब्सटेंस है, जेन्युइनली आप अच्छे हैं, तो जो बुल मार्केट जब ख़त्म होगा तो आप ही पैसा बचा पाएंगे। डेफिनेटली वो तो है, क्योंकि लिए आज अगर आप देखो तो जैसे कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, मैं टिपिकली छोटी स्केल की कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ। ओके। SMEs हो गए, माइक्रो कैप्स हो गए, स्मॉल कैप हो गए। ओके। तो जो 1000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, ज़रूरी नहीं कि वो भी SME है, नॉन SMEs भी हो सकती है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि जितना अर्ली स्टेज की कंपनीज में मैं पकड़ सकूँ, मैं कोशिश करता हूँ उनमें इन्वेस्ट करूँ। अच्छा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है। तो लोगों ने 10x 15x भी किए हैं कुछ कंपनीज के अंदर। तो अगर मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता भी है 25-30% का, तो उतना क्वेश्चन है कि भाई उतनी प्रॉफिट निकाली है लोगों ने, बनाई है। तो बट जो अब घुस रहे हैं, देखिए विवेक जी, मैं इसी पे आपसे एक बात करना चाहूँगा कि मैं ट्विटर पे काफ़ी लिखता हूँ इन चीज़ों के ऊपर कि किस तरीके से हम मल्टी बैगर्स ढूंढ सकते हैं। अगर आप मेरे पिछले साल भर के ट्वीट्स निकाल के देखो तो आपको आइडिया लगेगा। तो ये जो सीरीज थी मेरी ट्वीट की, शुरू करने का पर्पस ही ये था कि जब मैं लोगों से मिलता था, सब यही बोलते थे कि 2022 से ही सुनते आ रहा हूँ मैं कि प्रतीक मार्केट तो बहुत ऑल टाइम हाई पर है, जहाँ भी देखो वैल्यू नहीं है, कैसे बाय करें, हम हिम्मत नहीं होती इनको बाय करने की। तो ये जब मैं बार बार अलग अलग लोगों से सुनता गया तो मुझे फील हुआ कि लोग काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं इसको लेकर। तो मैंने शुरू किया कि चलिए अपने इस पे लिखते हैं, लोगों को जितना हो सके, मेरे जो छोटा बहुत ऑडियंस है उनको एटलीस्ट एजुकेट कर पाऊँ कि हम आज भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी 5 गुना 10 गुना बड़ी है, तो उनमें क्या आज भी वैल्यू है? तो मैंने वहाँ पे लिखना शुरू किया, आइडेंटिफाई की कुछ स्टॉक्स, एंड एज वी स्पीक आज मॉर्निंग में मैं एक ट्वीट करके आया हूँ 19th मल्टी बैगर जो है वो पिछले 6 महीनों में आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनके बारे में मैं ट्वीट कर चुका हूँ। तो
बस यही कहना था उन लोगों से कि भाई वैल्यू अगर ढूंढना चाहो तो आज भी वैल्यू है मार्केट में। ओके, हम इंटरेस्टिंग। अगर सोचना चाहे वैल्यू नहीं है तो हमें वो कंपनीज मिलेगी, हम ढूंढना चाहे वैल्यू है तो हमें वो भी मिलेगी। ओके, इंटरेस्टिंग। बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ बिफोर वी कंटिन्यू कि प्रतीक से साथ हम कनेक्ट हुए ट्विटर के थ्रू, बिकॉज इनके ट्विटर के जो पोस्ट है वो हमको बहुत अच्छे लगे, बहुत सेंसिबल लगे, तो हमने इनसे कनेक्ट किया, इनके बारे में जाना, इनका फ़िलासफ़ी के बारे में जाना, इनका क्वालिफ़िकेशन देखा एंड थोड़ा बहुत इनका कैपिटल, वो क्या स्किल पे काम करे वो भी हमने इनका देखा है। बट हमारा इनके साथ में कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है। ये आप मान लीजिए कि एक फ्रेंडलीनेस है जहाँ हम इनसे सीख रहे हैं और ये आए हैं सबको सिखाने के लिए। अगर इनका कोई भी सर्विस है, प्रोडक्ट है, आज है, बाद में कुछ भी है, आप अगर इनसे जुड़ते हैं वो आपको प्रतीक के चाहते हैं। श्योर मैं बोल देता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं भी एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आज मैं जो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा, हाँ। जो भी स्ट्रैटेजीज वगैरह मैं शेयर करूंगा, तो हो सकता है उसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो, Yes. मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या मेरे जो नोन सर्कल है उनमें भी उनका इन्वेस्टमेंट होगा। तो प्लीज़ आप इसे एक एजुकेशनल के तौर पे ही देखें। एंड पर्पस टॉक नेम डिस्कस करने का यही है कि हम कनेक्ट कर सकें, वरना अगर मैं कंपनी एक्स, कंपनी वाई के बारे में बोलूँ तो शायद हम उसको उतनी तरीके से कनेक्ट ना कर पाए। यस, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं नाम लूँ, बट देन अगेन वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। मुझे आजकल करना पड़ रहा है बहुत ही क्लियरली। नहीं, ये और अच्छी चीज़ भी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर लॉ अबाइडिंग स्टूडेंट पर्सन, तो हम जितना सेबी की रेगुलेशंस में आते हैं हमें डेफिनेटली उनको फॉलो करना चाहिए। तो अच्छी बात है आपने वो डिस्क्लेमर दे दिया। थैंक यू। तो प्रतीक, अभी आपने मुझे बताया था कि आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं। अभी नाउ यू आर एन इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इन्वेस्टर। तो आपका रोल क्या है, क्या करते हैं कंपनीज के साथ जुड़ के, क्या कंसल्टिंग करते हैं उनके साथ? तो देखिए विवेक जी, ऐसा है कि मार्केट में अगर हम देखें तो लगभग 6.5 करोड़ SMEs या मिडिल साइज जो कंपनीज हैं वो इंडिया में लिस्टेड है। तो कैपजेमिनी में जब मैं इंडिया में है, रजिस्टर्ड है? जी रजिस्टर्ड है, 6.5 करोड़ के आसपास कुछ है यहाँ आंकड़ा। करेक्ट। तो जब मैं कैपजेमिनी में जो मेरे क्लाइंट्स से मैंने कनेक्ट किया था, तो वो बड़े बड़े FMCG जायंट्स थे, HUL, कैडबरीज, ब्रिटानिया। तो वहाँ पे जब कंसल्टिंग की तो समझ में आया कि वो एक काफ़ी फॉर्मल स्ट्रक्चर से काम करते हैं। वो लोग, उनके पास जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। और वही जब मैं स्टार्टअप वर्ल्ड में या जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनसे जब मैं उनके लोगों से मिलता था तो पता चलता था कि इनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से है, या टेक का जो वो एडवांटेज ले सकते हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। प्रोबेबली कोई उनके दिमाग में मेंटल ब्लॉकेज हो, बिकॉज ये 3rd जनरेशन 4th जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स तो हैं जो टेक को यूज़ करते हैं, लेकिन जो थोड़े से एजेड कैटेगरी में आते हैं, 50-60 साल की जो एज में है, वो टेक सेवी उतने नहीं है। तो भले ही आप टेक्नोलॉजी यूज़ ना करो, बट छोटा सा भी अगर आप टेक यूज़ कर सकते हो तो आप अपने रीच को, अपने एक्सपांड को जो है वो बढ़ा सकते हो। बराबर है। तो ये सोच के मैं लोगों से मिलता हूँ, तब उनको बताता हूँ कि बिजनेस मॉडल कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, रेवेन्यू मॉडल कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए। अगर आप फ्रंट एंड मार्केटिंग साइड में हो तो आपकी ब्रांड पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए, आप किस मार्केट में काम करते हो। तो इस टाइप के छोटे छोटे जो कंसल्टिंग असाइनमेंट्स है वो मैं करता हूँ। ओके। एंड उससे मुझे एक चीज़ ये सीखने मिली है कि 1% ग्रोथ लाने के लिए विवेक जी जो मेहनत लगती है वो देखा है मैंने, बिकॉज मैं उन फाउंडर्स के साथ, उन प्रमोटर्स के साथ बैठा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे स्ट्रैटेजी बनाई है हमने कि भाई वो 1% ग्रोथ कहाँ से आ सके। तो आज अगर कोई प्रमोटर अगर ये आके कॉन कॉल्स में बोलते हैं कि भाई हम 50% 60% ग्रो करेंगे, तो मेरे लिए वो 50-60% एक एक्सेल शीट नंबर नहीं है। मैं उस चीज़ को कनेक्ट कर पाता हूँ कि ये बोल रहे हैं तो क्या ये फिजिकली पॉसिबल है एक्चुअल में। तो फिर बाद में उस पर और रिसर्च आती है कि भाई अगर जैसे छोटे सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज हैं जो 100% 200% ग्रो करती हैं, बिकॉज उनका बेस छोटा है तो वो ग्रो कर पाती हैं उस लेवल से। पर क्या वो ग्रोथ लाने के लिए उनके पास वो कैपेसिटी है, क्या उनके पास उतना लेबर है, क्या उनके पास उतना कैपिटल है करने के लिए। तो ये जब चीज़ें हम डिकोड करते हैं तब समझ में आता है कि भाई ये बोल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है अचीव करने की। तो डेफिनेटली ये कंसल्टिंग असाइनमेंट से मुझे काफ़ी कुछ मदद मिला है तो इस चीज़ को कनेक्ट करने। तो ऐसा होता है आप जिसके साथ कंसल्टिंग करते हैं उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और वाइस वर्सा? नहीं, एक्चुअली ये जो कंपनीज हैं ये अनलिस्टेड हैं बेसिकली। अच्छा, हाँ, बट ये लिस्टिंग की तरफ प्रॉब्ली जाएंगी कभी,
तो होपफुली जाए, बिकॉज अभी ये बहुत छोटी स्केल पर है, मतलब 10 करोड़ 15 करोड़ उनका टर्नओवर होता है साल का। अच्छा। बहुत छोटी कंपनी है ये बेसिकली, अभी तो बट हाँ मतलब ब्रह्मा स्टेज में है। मतलब ये कंपनी बेसिकली है काफ़ी पुरानी, कुछ कंपनी जो है वो 10 साल 15 साल से बिजनेस कर रही होंगी, बट वो अपने ही लोकल एरिया में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही ऑपरेट कर रही हैं। बट जब वो सुनते हैं चीज़ों लोगों से कि भाई हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आके जुड़ के भी हम हमारी रीच बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पर आज भी लोगों को पता नहीं है कि अगर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर अगर लिस्ट करना हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या रेगुलेशंस होते हैं, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो जो एक नॉलेज गैप है वो देख रहा हूँ इंडिया में काफ़ी है आज भी, काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी और ज़्यादा। मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे लोग उतरे हुए हैं फील्ड में, बिकॉज इंडियन एसएमई को इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। बड़े वालों को बड़े वाले सर्व कर के और बड़े बनाते जा रहे हैं, और छोटे वालों को कोई ध्यान नहीं देता बिकॉज उसमें उनको पैसा नज़र नहीं आता है। तो एट एन इंडिविजुअल कैपेसिटी अनटिल यू आर पैशनेट अबाउट दिस, यू कैन नॉट गिव वैल्यू टू दैट। वेरी मच पैशनेट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब मैं देखता हूँ ना कि भाई हमने जो भी असाइनमेंट किया है उनके साथ में, जब देखते हैं कि उसका रिजल्ट आ रहा है तो उनके चेहरे पे जो खुशी दिखते हैं वो एक कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन देता है कि भाई हाँ हमने जो भी छोटा मोटा रोल प्ले किया है उनकी ग्रोथ के अंदर, एट द एंड ऑफ द डे मेहनत पूरी प्रमोटर की रहती है, पूरी फाउंडर उनकी टीम की रहती है। हम सिर्फ उनको तरीके से एक डायरेक्शन बताते हैं कि भाई इस तरीके से नहीं, अगर इस तरीके से काम करें तो हो सकता है ज़्यादा बेनिफिट हम निकाल सकें मार्केट से। तो वो जो स्माइल मिलती है उससे डेफिनेटली बहुत खुशी मिलती है। लड़ाई तो अर्जुन को ही करनी थी, कृष्ण ने तो खाली रास्ता दिखाया था और मोटिवेट किया था। थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। आपके बारे में जाना अच्छा लगा। आप सूरत बेस हैं तो आई एम श्योर कई लोग जो गुजरात के अराउंड में हो गए बिजनेसमैन छोटे बड़े, वो चाहेंगे आपसे कनेक्ट हुए, तो आपका हम ट्विटर हैंडल भी इस वीडियो के नीचे दे देंगे। बाकी डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल 5 बजे पूरा एग्जॉस्टिव डिस्कशन करने के लिए कि मल्टी बैगर कैसे आइडेंटिफाई होता है। थैंक यू सो मच।